हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का श्री विजय क्लासेस में। और मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ। ज्योग्राफी में मैंने कई सारे लेक्चर पढ़ा दिए और कल की कक्षा में मैंने द्वीप कंप्लीट किया था। अब द्वीप कंप्लीट किया था, आज की कक्षा में मैं भारत का परिचय कंप्लीट कराऊंगा। यानी मैंने शुरुआत किया था हिमालय से और आज मैं पूरे भारत का ओवरव्यू देने वाला हूँ कि कौन सा देश, कितने देश ऐसे हैं जो भारत के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं, भारत के कितने राज्य ऐसे हैं जो किस देश के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं, टोटल एरिया कितना है, ये सारी बातें। हाँ, तो चैप्टर का नाम होगा भारत का संपूर्ण परिचय। संपूर्ण परिचय, ये चैप्टर का नाम होगा भारत का संपूर्ण परिचय। और भारत का संपूर्ण परिचय कराने से पहले कल मैंने आपको कई सारे द्वीप बताए थे। तो द्वीप बताए थे, तो द्वीपों में कुछ द्वीप ऐसे हैं जिनका नाम अभी परिवर्तित किया गया है। जैसे एक द्वीप का नाम है नील द्वीप। नील द्वीप, एक द्वीप का नाम है नील द्वीप। नील द्वीप, नील द्वीप, ये पुराना नाम है नील द्वीप। नील द्वीप का नया नाम किया गया शहीद द्वीप। शहीद द्वीप, ये अंडमान निकोबार के द्वीप है। ये अंडमान, अंडमान एंड एंड निकोबार, निकोबार के आइलैंड है। जो इधर नाम है वो पुराना नाम है, पुराना नाम है, और जो इधर नाम है वो नया नाम, नया नाम है। ठीक है, नया नाम है। तो जैसे मैंने कहा नील द्वीप, तो नील द्वीप का नाम किया गया है शहीद द्वीप। क्या किया गया है बच्चे? शहीद द्वीप, शहीद द्वीप, शहीद द्वीप, शहीद द्वीप। एक सेकंड, शहीद, शहीद द्वीप। एक द्वीप है रॉस द्वीप। रॉस द्वीप, रॉस द्वीप। इस रॉस द्वीप का नाम किया गया नेता सुभाष चंद्र बोस। नेता सुभाष, सुभाष चंद्र बोस द्वीप, बोस द्वीप। एक द्वीप है हैवलॉक द्वीप। हैवलॉक द्वीप, हैवलॉक द्वीप, हैवलॉक द्वीप। और हैवलॉक द्वीप का नाम किया गया है स्वराज द्वीप। स्वराज, स्वराज द्वीप, या इसी को बोलते हैं सुषमा स्वराज द्वीप। सुषमा स्वराज, स्वराज द्वीप, सुषमा स्वराज द्वीप। ये है द्वीप जिनके नाम परिवर्तित किए गए हैं। यानी हैवलॉक द्वीप का सुषमा स्वराज द्वीप किया गया है, नील द्वीप का शहीद द्वीप किया गया है, और ऐसे ही रॉस द्वीप का नेता सुभाष चंद्र बोस द्वीप किया गया है। अब आते हैं हम अपने लेक्चर पे, यानी जो मैं पढ़ाने वाला हूं आज, जो ऊपर चैप्टर पढ़ा हुआ है उसमें। लिख लो। हाँ, हो सकता है आप सभी को कुछ माइक की आवाज आ रही हो, जैसे कि आज गणेश चतुर्थी है तो बगल में प्रोग्राम है, तो थोड़ी बहुत आवाज आएगी, उसमें ज्यादा इशू नहीं है, मेरे ख्याल से चलेगा। हो गया? ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि चैप्टर का नाम क्या डाला है मैंने? चैप्टर का नाम डाला है मैंने भारत का संपूर्ण परिचय। भारत का संपूर्ण परिचय। भारत के संपूर्ण परिचय में मैं शुरू करूंगा भारत के मैप से। भारत के मैप से। ये है भारत का मैप। भारत के मैप में अगर आप देख पाएंगे, इस भारत के मैप में अगर मैं बात करूं, ये वाली इतने एरिया की बात करूं, इतने एरिया की बात करूं, हाँ, मैं इतने एरिया की बात करूं, इतने एरिया की बात करूं, तो इसमें एक देश बसा है जिसका नाम है पाकिस्तान। मैं इसको लिख देता हूं पाकिस्तान। इसके बाद ऊपर से इतने एरिया की बात करूं, तो इतने एरिया में जो देश आएगा उस देश का नाम है अफगानिस्तान।
अफगानिस्तान। ठीक है, इसके बाद यहां पर एक देश आएगा। अगर मैं बात करूं यहां पर क्या बोलते हैं, यहां पर एक बड़ा सा देश आएगा और उस देश का नाम है चाइना। चाइना 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 के बाद एक देश और आएगा, जो देश आएगा वो यहां पर आएगा, उसका नाम होगा नेपाल। नेपाल। और उसके बाद एक और देश आएगा, इस देश का नाम होगा यहां से लेकर यहां तक विस्तृत है, यानी इधर विस्तृत है, इसका नाम है म्यांमार। म्यांमार म्यांमार। और उसके बाद एक और देश आएगा, जो छोटा सा देश है, जो छोटा सा देश है वो यहां पर आएगा, उसको मैं लिख देता हूं BHU, इसका नाम है भूटान। भूटान। और उसके बाद एक देश और आएगा जो यहां पर बसा है, मैं यहां BD लिख देता हूं, BD। मेरे ख्याल से इतनी बात समझ में आई होगी कि कौन सा देश कहां आएगा। पहले नंबर पे मैंने इधर 1 नंबर डालना है, 1 नंबर डालना है, इधर 2 नंबर डाल देना है, इधर 3 नंबर डाल देना है, इधर 4 नंबर, इधर 5 नंबर, इधर 6 नंबर और इधर 7 नंबर। तो कहने का तात्पर्य मेरे बच्चे ये है कि भारत एक ऐसा देश है जिसके साथ कुल 7 देश लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं। लैंड बाउंड्री शेयर करने का मतलब है कि टोटल सीमा साझा करते हैं, यानी एक दूसरे के देश में जाया जा सकता है पैदल, जलीय सीमा नहीं, स्थलीय सीमा साझा करते हैं। स्थलीय सीमा साझा करने वाले देशों की संख्या कितनी है भारत के साथ? 7 है। वो कौन कौन से हैं? पाकिस्तान इधर दिख रहा होगा, अफगानिस्तान इधर दिख रहा होगा, और अफगानिस्तान के बाद चाइना, फिर ये नेपाल दिख रहा हो, ये बॉक्स में बंद किया मैंने, ये नेपाल दिख रहा होगा, फिर उसके बाद ये भूटान दिख रहा है, ये भूटान है, फिर उसके बाद ये म्यांमार है जो इधर वाले राज्यों को टच करता है, फिर है बांग्लादेश जो ये नीचे। मेरे ख्याल से इतनी बात तो समझ में आई होगी कि ऐसे कितने राज्य हैं, ऐसे कितने देश हैं जो भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। तो मैं अगर बात करूं, पहला बात करूं कि भारत के साथ 7 देश सीमा साझा करते हैं, यानी टोटल 7 कंट्री शेयर द लैंड बाउंड्री विद द इंडिया। फर्स्ट है पाकिस्तान, सेकंड है अफगानिस्तान, थर्ड है चाइना, फोर्थ है नेपाल, फिर भूटान, फिर म्यांमार, फिर बांग्लादेश। मेरे ख्याल से नंबर डाले, इन देशों का नाम लिखने की मेरे ख्याल से आवश्यकता नहीं। इसके बाद दूसरी बात करूं, मैं कह रहा हूं भारत का कुल एरिया यानी कुल क्षेत्रफल कितना है? तो मेरे बच्चे क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, ये भारत का कुल एरिया है। भारत का कुल एरिया कितना है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। यहां की बात कर रहा हूं, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूं, एक चीज समझने का प्रयास करिए। मैंने कहा ये ग्लोब है, इस ग्लोब में आप सभी ने ग्लोब देखा होगा। ग्लोब में सबसे पहले एक इमेजिनरी लाइन खींची गई है, इमेजिन किया गया है, लाइन को इमेजिन किया गया है, काल्पनिक रेखा खींची गई है जो इस ग्लोब के बीचों बीच से जाती है, ये है इमेजिनरी लाइन, ठीक है। ये इमेजिनरी लाइन है, आप देख पाएंगे इस लाइन से ये ग्लोब 2 भागों में डिवाइड हो गया, एक नॉर्थ हेमिस्फीयर, एक साउथ हेमिस्फीयर, यानी उत्तरी गोलार्ध, ये हुआ उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। मेरे ख्याल से इतनी बात समझ में आई होगी। अब बात यह है कि ये जो बीचों बीच से लाइन गुजरी है, इस लाइन को कहा जाता है अक्षांश रेखा या लैटिट्यूड लाइन, अक्षांश रेखा या लैटिट्यूड लाइन। इसके बाद जो एक और इमेजिनरी लाइन खींची गई है, वो इमेजिनरी लाइन है, वो ऊपर से नीचे यहां से लेकर यहां मिलाने वाली रेखा खींची गई है, यहां से लेकर ये लाइन है। अब ये जो खड़ी लाइन है, इस खड़ी लाइन को आप बोलेंगे देशांतर रेखा, यानी इसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूड
लाइन, लॉन्गिट्यूड लाइन। मेरे ख्याल से इतनी बात तो समझ में आई होगी कि ग्लोब में जो पड़ी लाइन है उसका नाम है अक्षांश रेखा, जो ग्लोब में खड़ी लाइन है उसका नाम है देशांतर रेखा। अब इनका नंबर दिया गया है, नंबर कैसे दिया गया इस बात को समझिए। मैंने कहा कि ये गोले का सेंटर पॉइंट है, ये गोले का सेंटर पॉइंट है। अब इस सेंटर पॉइंट से इधर से 1 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो 1 डिग्री का एंगल यहां बनेगा, इधर से 1 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो 1 डिग्री का एंगल यहां बनेगा। यानी सेंटर बिंदु से 1 डिग्री पर एंगल उधर बनाएंगे, 1 डिग्री पर एंगल इधर बनाएंगे। 1 डिग्री के एंगल को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहा जाएगा। यानी पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर उसके बाद 2 डिग्री पे मिलाएंगे ऐसे, फिर 2 डिग्री में ऐसे, और 2 डिग्री को मिला देंगे तो 2 डिग्री अक्षांश रेखा बन जाएगी। मेरे ख्याल से इतना बात तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसे करते करते 1 डिग्री में ऐसे आएंगे, जो 3 डिग्री ऐसे मिला देंगे और इनको मिलाने वाली रेखा 3 डिग्री हो जाएगी। सेम प्रक्रिया चलती रहेगी और ऐसे करते करते लगातार करते करते इतनी लाइन हो जाएंगी जो उत्तरी गोलार्ध में लाइनों की संख्या हो जाएगी 90। यानी 1 डिग्री के एंगल से आप सीधे 90 डिग्री के एंगल में चले जाएंगे। इसलिए उत्तरी गोलार्ध में 1 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 90 हो जाएगी। यानी इतना बात तो समझ में आया कि उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होगी? वो होगी 90। अब यही सेम प्रक्रिया दक्षिण में हो रही होगी। यानी यहाँ एक डिग्री का एंगल, यहाँ 1 डिग्री का एंगल, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा 1 डिग्री लैटिट्यूड कहलाएगी, 1 डिग्री लैटिट्यूड कहलाएगी। और ऐसे ही 2 डिग्री आ जाएगी, ऐसे ही 3 डिग्री आ जाएगी, 4 डिग्री आ जाएगी, 5 डिग्री आ जाएगी। लगातार करते करते एक सीधे रेखा जो यहां तक पहुंचेगी उसका नंबर होगा 90 डिग्री, और जो ऊपर पहुंची थी उसका भी नंबर होगा 90 डिग्री। इस प्रकार ये बात तो समझ में आई बच्चे कि उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी? 90, और दक्षिणी गोलार्ध पर अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी? 90। यानी टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइंस इन ग्लोब, यानी टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइन इन ग्लोब, बता बेटी, 180। सेवरो ये वाली, ये नहीं, ये लैटिट्यूड है, वो लॉन्गिट्यूड है। मैं लैटिट्यूड की पूछ रहा हूं। 90 90 180 पक्का? शेरो अब समझो, मैं कहता हूं कि ये जो लाइन मैंने ये वाली खींची थी, ये है 0 डिग्री लाइन, 0 डिग्री लाइन। यानी 90 ऊपर 90 नीचे प्लस 0 1, टोटल 181। 0 वाली भी 181 में जुड़ जाएगी। यानी लेकिन ये आंसर गलत है, समझना आंसर कैसे गलत है, मैं समझाता हूं। आंसर गलत ऐसे है कि अब मैं लाइन बोल रहा हूं तो क्या बिंदु कभी लाइन होती है? बिंदु कभी लाइन नहीं होती, यानी पॉइंट कभी लाइन नहीं बना सकता। कई सारे पॉइंटों को मिलाने वाली रेखा ही रेखा कहलाती है। यानी यहां पर इतना बात तो समझ में आया कि ऊपर एक बिंदु है और नीचे भी एक बिंदु है। इन बिंदुओं को, इसको साउथ पोल बोलते हैं और इसको नॉर्थ पोल बोलते हैं। यानी ऊपर भी बिंदु है, नीचे भी बिंदु है। अब ऊपर नीचे 2 बिंदु हैं और टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड कितना निकला था? 181। टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइन बोला, लाइन रेखा बोला तो ये दोनों रेखा नहीं है, ये दोनों लैटिट्यूड है परंतु रेखा नहीं है। लैटिट्यूड रेखा नहीं है। अगर मैं लैटिट्यूड लाइन पूछ रहा हूं तो माइनस कर दूंगा 2 और माइनस करूंगा तो 179 इज द राइट आंसर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइन। अब आते हैं, बात करते हैं लैटिट्यूड। ये क्या है? ये ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की संख्या है। यानी ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? 179 है। अब अगर मैं पूछूं कि ग्लोब पर अक्षांशों की संख्या कितनी होगी? तो कितना होगी? कितना? तो सही आंसर होगा 181, क्योंकि ये अक्षांश है परंतु अक्षांश रेखा नहीं है। पॉइंट भी ऐड करेंगे, यानी
पॉइंट भी अक्षांश है। टोटल नंबर ऑफ 90 ऊपर 90 नीचे बीच में 0 डिग्री, यानी टोटल नंबर ऑफ ग्लोब लैटिट्यूड इन ग्लोब इज राइट आंसर 181 आएगा। यहाँ पे 80 नहीं 181 आएगा। मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब इधर एक बात समझाता हूं। मैंने कहा बच्चों कि आप ग्लोब को देखे हैं, ग्लोब को कहीं से भी काट दीजिए और उसको ओपन कर दीजिए, यानी ग्लोब पहले जो पृथ्वी का एक अपर रूप है, यानी एक तरह का रूप है, उसको बीच से काटिए और ऐसे ओपन कर दीजिए। ओपन करेंगे तो आप देख पाएंगे कि वो ग्लोब मैप के रूप में आ जाएगा। यानी अब मैप को देखिए, यानी पेपर पे बना मैप देखिए। अब मैप पर अगर मैं पूछूं, यहां लिख देता हूं मैप पर, यहां मैं ग्लोब पर सारे क्वेश्चन पूछा हूं, यहां मैं पूछता हूं मैप पर सारे क्वेश्चन पूछूंगा। पहला क्वेश्चन मेरा ये होगा कि मैप पर अक्षांश रेखाओं की संख्या क्या होगी, यानी मैप पर अक्षांश रेखाओं की संख्या क्या होगी। यही सेम क्वेश्चन मैप पर पूछ रहा हूं, आप प्रयास करें। आओ मैं बताता हूं। मैंने कहा कि आप इस ग्लोब पर उठाइए, इस ग्लोब को देखिए और इसको बीच से काट दीजिए, और जब खोलेंगे तो ये एक मैप बन जाएगा, ये मैप बन जाएगा। अब मैप बनेगा तो बच्चे मैप में आप एक चीज समझ पाएंगे कि ये जो नॉर्थ पोल था, ये जो साउथ पोल था, ये यहां थे, ये यहां थे, पहले यहां पर थे और यहां पर थे। अब ओपन किया गया तो ये स्ट्रेच हो जाएंगे, ये खींच जाएंगे, यानी मैप पर कोई बिंदु नहीं दिखाई देगा, मैप पर लाइन दिखाई देंगी, यानी नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल स्ट्रेच हो जाएंगे, फैल जाएंगे। जैसे ही फैलेंगे तो बिंदु के रूप में नहीं दिखाई देंगे, अब ये लाइन के रूप में दिखाई देंगे, और लाइन के रूप में दिखाई देंगे। तो मैंने पूछा क्या है, मैप पर अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो मैप पर अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 181 हो जाएगी, 181 हो जाएगी। मैप पर अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 181 हो जाएगी। समझ में आया तुमको? एक बार और बता दे। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि ये जो ग्लोब है, इस ग्लोब पर एक नॉर्थ पोल यहां पर है, साउथ पोल यहां पर है। ठीक, अब इस ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछा है मैंने, तो ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होगी, एक ये 0 डिग्री होगी, एक ये 0 डिग्री होगी, और इसके ऊपर कितनी होगी, तो 90 होगी, और इसके नीचे कितनी होगी, 90। परंतु मैंने कहा कि एक बिंदु कभी लाइन नहीं होता, ये एक बिंदु है, ये भी एक बिंदु है, तो टोटल ऊपर 90 थी, नीचे 90 थी, और एक 0 डिग्री वाली, तो टोटल एक इसको जोड़ देंगे 181 आया। लेकिन मैंने कहा ये बिंदु है, रेखा नहीं है, तो इनको माइनस कर दिया, तो 179 आंसर आ गया किसका, ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की संख्या का। अब मैं कह रहा हूं इस ग्लोब को बीच से फाड़ दीजिए और स्ट्रेच कर दीजिए, यानी ओपन कर दीजिए। अब इसको किताब पर ले आइए, मैप बना दीजिए, तो जो ये लाइन, ये जो बिंदु है, ये स्ट्रेच हो जाएंगे। यहां फैले थे तो वो फैल जाएंगे, ऐसे 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 लाइन के रूप में आ जाएंगे। यानी ग्लोब पर वो पोल दिखाई देते हैं, पॉइंट दिखाई देते हैं, लेकिन मैप पर वही पॉइंट रेखा का रूप धारण करते हैं, इसलिए मैप पर इसका आंसर बदल जाता है और ग्लोब पर आंसर ये रहता है। मेरे ख्याल से अब बातें समझ में आई होंगी। आइए नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, मैंने कहा मैप पर, दूसरा क्वेश्चन है, मैप पर अक्षांशों की संख्या क्या होगी। दो बातें पूछ रहा हूं, एक पूछ रहा हूं अक्षांश रेखा की संख्या, एक बात पूछ रहा हूं अक्षांशों की संख्या। अब मैं क्या पूछने वाला हूं, मैं पूछने वाला हूं मैप पर अक्षांशों की संख्या, अक्षांशों की संख्या क्या होगी, तो अब क्या सही आंसर होगा, अक्षांश और अक्षांश रेखा में सिर्फ ये अंतर है कि बिंदु ना हो वो अक्षांश होगा, अगर बिंदु है तो अक्षांश रेखा नहीं होगा। यहां पर मैं क्या समझा रहा हूं कि अक्षांश रेखाओं की संख्या, अक्षांशों की संख्या ग्लोब पर कितनी थी, अक्षांशों की संख्या ग्लोब पर 181 थी, और मैप पर भी अक्षांशों की संख्या कितनी होगी, 181 होगी। यानी ये बात भी समझ में आई होगी कि अक्षांश ग्लोब पर और मैप पर अंतर नहीं रखते हैं, लेकिन अक्षांश रेखाएं अंतर रखती हैं। अब आते हैं देशांतर की बात करता हूं। मैं कह रहा हूं ये जो लाइन है
ये अक्षांश है, लेकिन पोल से पोल को मिलाने वाली लाइन, पोल से पोल को मिलाने वाली लाइन यहां से आएगी और यहां मिल जाएगी, यहां से आएगी और यहां मिल जाएगी, और यहां से आएगी यहां मिल जाएगी। ऐसे करते 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 ग्लोब पर 360 लाइन खींची गई है, 360 लाइन खींची गई है, 360। यानी ग्लोब से ग्लोब को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाती है, सॉरी, पोल से पोल को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाती है, देशांतर रेखा कहलाती है, देशांतर रेखा कहलाती है। यानी इतना बात तो समझ में आया। मैंने आपसे पूछा कि ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी, तो आपने बताया। अब मैं पूछ रहा हूं कि ग्लोब पर देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, तो आप ये इमेजिन करिएगा कि पृथ्वी का आकार कैसा है। पृथ्वी का आकार लगभग गोल है, मैं ऐसा बता रहा हूं, सिर्फ कल्पना करा रहा हूं, लेकिन एग्जाम में ऐसा पूछे तो नहीं बताना है। एग्जाम में अगर पूछे तो आपसे पूछे कि पृथ्वी का आकार क्या है, आकार क्या है, क्या है, तो इसका आंसर गोल नहीं बताना है, अंडाकार नहीं बताना है। अब क्या बताना है, इसका आंसर बताना है कि पृथ्वी का आकार जियोड आकार का है, जियोड आकार का है, जियोड आकार का है। बस यही बताना है, यही आंसर हुआ और यही ऑप्शन में मिलेगा, यही बताना है। गोल, अंडाकार, तरबूजाकार, ये सब फला फला वाली चीजें नहीं बताना है। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आई होगी। लेकिन अब मैं आपसे इमेजिन करवा रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि इमेजिन कीजिए कि पृथ्वी गोल है, और पृथ्वी गोल है। एक आप बॉल देखे होंगे, बॉल कितने डिग्री का होता है, गोला कितने डिग्री का होता है, तो मेरे ख्याल से सभी को पता होगा कि बॉल 360 डिग्री का होता है, यानी 360 डिग्री का होता है। अब मैं कह रहा हूं कि ग्लोब पर 360 रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं हैं, सॉरी, देशांतर रेखाएं हैं। यानी कहने का मतलब 1 डिग्री पर एक देशांतर रेखा खींची गई है, तो 360 डिग्री का है तो 360 देशांतर रेखाएं खींची गई होंगी। तो मैं यहां क्वेश्चन पूछता हूं, यहां पूछता हूं कि देशांतर, ऐसे पूछता हूं, हाँ, एक सेकेंड, हाँ, मैं कह रहा हूं आइए, मैं कह रहा हूं, अब मैं अगर ये पूछूं आपसे कि आप मैप को देखिएगा, मैप को देखिए और ये पता लगाइए कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी मैक्सिमम कहां होगी, यानी मैक्सिमम डिस्टेंस इन बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड लाइंस, देखिए इसमें कहां होगी। तो मैं कह रहा हूं बच्चे, मैं कह रहा हूं पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि ग्लोब पर देशांतर रेखाओं की संख्या, देशांतर रेखाओं की संख्या, रेखाओं की संख्या ग्लोब पर पूछे चाहे मैप पर पूछे, बात सेम होगी। कितनी होगी, 360 होगी। ये मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। अब एक चीज और, मैंने कहा एक क्वेश्चन और पूछता हूं कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, दूरी सर्वाधिक कहां होगी, सर्वाधिक कहां होगी। अब ये क्वेश्चन मैंने पूछा, ये क्वेश्चन पूछने से पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा कि ये ग्लोब है, इस ग्लोब पर ये जो बीचों बीच लाइन गुजरी थी, ये जो 0 डिग्री लाइन थी, इसका नाम है विषुवत रेखा, या इसी को बोलते हैं भूमध्य रेखा। और अगर अंग्रेजी में पढ़ते हैं तो बहुत आसान, इसको बोलते हैं इक्वेटर बोलते हैं, यानी इक्वेटर तो समझ में आ गया होगा। अब मैं कहूं कि इस ग्लोब पर ऐसी कोई लाइन होगी, मैंने कहा इसके ऊपर 90 लाइन है, इसके नीचे 90 है, तो ऐसी कोई लाइन होगी जो यहां से गुजरी होगी और इसका नंबर होगा 23.5, यानी 23.5, यानी 23.5 नॉर्थ लैटिट्यूड इज नोन एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसका नाम होगा बेटे क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी इसका नाम होगा हिंदी में कर्क रेखा। ये उत्तरी अक्षांश की बात बता रहा हूं। इस 0 डिग्री के ऊपर जितनी भी लाइन होंगी उन सब अक्षांशों पर उत्तरी अक्षांश लगेगा, यानी 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जितनी भी बीच में लाइन आएंगी सब में उत्तरी अक्षांश लगेगा। मैं कह रहा हूं इसके बाद ऐसी कोई लाइन होगी जो इसके नीचे 0 डिग्री के नीचे यहां पर ऐसी कोई लाइन होगी जो 23.5 होगी, यानी 23.5
दक्षिणी अक्षांश रेखा, दक्षिणी अक्षांश रेखा ये नोन एट क्या करेगी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा कहलाएगी, मकर रेखा कहलाएगी। अब हमारा क्वेश्चन यहां से आएगा, मैं कह रहा हूं दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी मैक्सिमम कहां होगी, तो आपने कहा कि ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सॉरी इक्वेटर है, तो इक्वेटर के बीच में आप देख पा रहे हो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी मैक्सिमम है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इक्वेटर के नजदीक, या नहीं इक्वेटर पर ही, नजदीक, नजदीक क्या इक्वेटर पर ही। मेरे ख्याल से इसका भी आंसर समझ में आया होगा। तो इतनी बातें हैं जो मैं आपको पढ़ाया हूं। मैंने कहा कि ऐसे कितने देश हैं जो भारत के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं, पहला है पाकिस्तान, दूसरा है अफगानिस्तान, फिर है चाइना, फिर उसके बाद नेपाल, फिर भूटान, फिर उसका म्यांमार, फिर उसके बाद बांग्लादेश। मेरे ख्याल से इतनी बात तो समझ में आई होगी। मैंने फिर ग्लोब के विषय में बताया, मैंने बताया ग्लोब में दो प्रकार की लाइन है, एक लॉन्गिट्यूड एक लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को देखा जाए, अगर मैं समझाऊं, मैंने कहा ये है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ये है 0 डिग्री लैटिट्यूड। ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड और 0 डिग्री लैटिट्यूड ग्लोब को 4 बराबर भागों में बांटती हैं। यानी ये वाला क्या होगा, ये नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर होगा, ये बेटे नॉर्थ वेस्ट हेमिस्फीयर होगा, ये साउथ वेस्ट हेमिस्फीयर और ये साउथ ईस्ट हेमिस्फीयर। यानी ये होगा उत्तर पूर्वी गोलार्ध, ये होगा उत्तर पश्चिमी गोलार्ध, ये दक्षिण पूर्वी गोलार्ध और ये होगा दक्षिण पश्चिम गोलार्ध। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि इस ग्लोब पर भारत किस जगह पर है, किस गोलार्ध पर है, तो भारत हमारा इस गोलार्ध पर है, यहां पर है, यहां पर है। यानी अगर मैं पूछूं ग्लोब पर भारत की स्थिति तो आप बताएंगे उत्तर पूर्वी गोलार्ध। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आई होगी। तो आज की कक्षा को विराम यहीं देते हैं, क्योंकि गणेश चतुर्थी के चलते थोड़ा सा वॉइस ज्यादा हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।